25 से 30 बिहार में नीतीश कुमार फिक्स। एनडीए की बिहार विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत के बाद नीतीश कुमार के एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की संभावना मजबूत हो गई है। नीतीश अब तक 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लगभग 20 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, जिसमें 2000 का सिर्फ 7 दिन का कार्यकाल भी शामिल है, जो बहुमत ना मिलने की वजह से खत्म हो गया था। बिहार में अगले 3-4 दिनों में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी रफ्तार पर है। सही समय और मुहूर्त तय किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने की पूरी संभावना है। जेडीयू ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कल यानी कि सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। सीएम नीतीश कुमार 17 नवंबर को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसी दिन नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन सरकार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कद बढ़ना तय माना जा रहा है। तो बिहार में मंत्रिमंडल का गठन फॉर्मूला तय, 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला रखा गया है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। बीजेपी के 15-16 मंत्री हो सकते हैं, जेडीयू के 14+1 यानी कि 14+1 मंत्री हो सकते हैं। जो फॉर्मूला है वो आपको बता रहे हैं। एलजेपीआर के 3 मंत्री बन सकते हैं। आरएलएम एचएएम के एक मंत्री बन सकता है। नीतीश कुमार का सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। पुरानी सरकार रिपीट करना चाहते हैं नीतीश। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे पीएम मोदी। 22 नवंबर को सीएम का शपथ ग्रहण संभव। नीतीश के नाम पर सहमत चिराग मांझी भी नीतीश के नाम पर सहमत। सीएम नीतीश से मिले उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश सीएम हैं और रहेंगे, ये कहा उपेंद्र कुशवाहा ने। तो लगभग तय माना जा रहा है। फॉर्मूला जो है वो भी अब सामने आ चुका है। बीजेपी के 15-16 मंत्री हो सकते हैं। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के 14+1 जो है मंत्री हो सकते हैं। चलिए समझाने की भी कोशिश करते हैं आपको कि क्या कुछ होगा। 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार का सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। मतलब सीएम नीतीश कुमार होंगे। पुरानी सरकार रिपीट करना चाहते हैं नीतीश, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। चिराग मांझी भी नीतीश के नाम पर सहमत है, मतलब सब कुछ तय है। एलजेपीआर आरएलएम को मंत्रिमंडल में भी जगह मिलेगी। सुमित सिंह को छोड़कर नीतीश के सभी मंत्री ने जीत हासिल की है, इसलिए काफी कुछ रिपीट हो सकता है, यह भी माना जा रहा है। सुमित सिंह को छोड़कर सबने जीत हासिल की है। नीतीश कुमार का सीएम बनना अब तय है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको बता दें कि चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, सबकी सहमति भी है और काफी कुछ जो है सीएम नीतीश रिपीट भी करना चाहते हैं। चलिए नीतीश फिक्स, मंत्रिमंडल पर मंथन दिल्ली। अमित शाह से मिले ललन सिंह और संजय झा। पटना की बात कर लें तो नीतीश से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। जीत के बाद ये मुलाकात, जिसमें कई तरह की बातें भी हुई होंगी। दिल्ली में तो अमित शाह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात और रामकृपाल यादव ने नीतीश से मुलाकात की। अब आप देखिए, धर्मेंद्र प्रधान तावड़े ने शाह को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है इस पूरे मामले में, इस जीत के बाद। क्योंकि अब अगला स्टेप क्या है, शपथ। और शपथ के समय कौन मंत्री होगा, कितने मंत्री होंगे, किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे, यही सब कुछ बात जो है वो होगी। संतोष सुमन ने नीतीश से मुलाकात की पटना में। रामकृपाल यादव ने सीएम नीतीश से मुलाकात की है। यहाँ पर दिल्ली में देखिए, धर्मेंद्र प्रधान तावड़े ने शाह को जो है रिपोर्ट सौंपी है और ललन सिंह और संजय झा भी मिले। चिराग पासवान ने जाकर मुलाकात की। अब नए मंत्रिमंडल पर सबकी नजर टिकी है। बीजेपी से सिर्फ 4 सीट पीछे है जेडीयू। हालांकि बड़े भाई की भूमिका जेडीयू निभाना चाहता है, लेकिन यहां पर बीजेपी काफी आगे निकली है इस बार। नए मंत्रिमंडल में बीजेपी चाहेगी ज्यादा हिस्सा, यह भी एक बड़ा सवाल है। बीजेपी ज्यादा विभागों की मांग कर सकती है, क्योंकि भाई बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी को समर्थन मिला है जनता का, उसके बाद एक बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभर गई है बीजेपी। अहम विभाग भी जाएगा क्या बीजेपी के पास? बहुत सारे अब विभागों को लेकर रस्साकशी होगी। कौन सा विभाग किसके पास? गृह, वित्त, उद्योग जो है ये मेन विभाग होते हैं, सबको पता है। तो ये किसके पास जाएगा? गृह विभाग किसके पास रहेगा? गृह मंत्री कौन रहेंगे? राज्य के वित्त मंत्री कौन रहेंगे? 4 सीटें पीछे है। जेडीयू के पास 85 है, 89 की यानी कि 89 की बात कर ले तो वो है बीजेपी के पास। अब देखिए कैसा होगा नई कैबिनेट का स्वरूप। नई कैबिनेट में दिखेगी पीएम के विजन की झलक। अब ये वो तमाम सवाल है।
अब भाई सरकार तो बन रही है, लेकिन क्या कुछ होगा? औद्योगिक विकास, निवेश पर रखा जाएगा क्या खास फोकस? मैनिफेस्टो में जो जो बातें कही गई उसके हिसाब से चला जाएगा? नौकरी, पलायन वाली बात, ये तमाम मुद्दे, महिलाओं के हित की बात, ये तमाम जो चीजें हैं जो मैनिफेस्टो में दी गई थी उस पर कितना फोकस होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास के लिए क्या कुछ प्लान जो है वो तैयार होगा? ये अब क्या क्या उसमें विजन दिखाई देगा? पहले मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार, जो 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। एक रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं नीतीश कुमार, पहले मुख्यमंत्री। इससे पहले 9 बार शपथ ले चुके हैं। सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले सीएम का रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, 9 बार ले चुके हैं। और अब जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, नीतीश कुमार ही अगर शपथ लेते हैं तो एक रिकॉर्ड जो है नीतीश कुमार वो कायम कर लेंगे। नीतीश कुमार देखिए, जीत के योद्धा क्यों कहा जाता है? सुशासन वाली छवि, ईमानदार राजनेता, वंशवाद की राजनीति से कोसों दूर, परिवारवाद की राजनीति से कोसों दूर, महिलाओं में बहुत अच्छी छवि। इसलिए एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि भाई महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस चुनाव में। दोनों चरणों में जो महिलाओं की भागीदारी थी वो बहुत देखने को मिली। जो कहा जाता है कि सीएम नीतीश ने भी कहा था कि भाई जो महिलाएं हैं मैं उन पर छोड़ रहा हूं सब कुछ, और देखने को भी मिला कि भाई किस तरीके से बीजेपी 89 और जेडीयू 85 सीट्स। तो आप समझ सकते हैं, पिछड़ों और अति पिछड़ों में गहरी पैठ है, दलितों और पसमानदा मुसलमानों में गहरी पैठ है। तो यहाँ पर ये देख के समझा जा सकता है कि सीएम नीतीश जो हैं उनको लोग पसंद करते हैं, और एक बार फिर से वो अब बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जल्द ही ये भी हो जाएगा, क्योंकि अब शपथ ग्रहण समारोह भी जल्द होने वाला है। अब तक यही माना जा रहा है कि 10वीं बार शपथ वही लेंगे। देखिए बिहार में किसकी कितनी रैली देखिए। पीएम मोदी ने 15 रैली की, अमित शाह ने 34 रैली की, सीएम योगी ने 29 रैली की, और आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने 67, तेजस्वी यादव ने 170, लेकिन काम नहीं आई। राहुल गांधी बहुत पीछे रहे, 13 रैली में रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा 12 रैली, 1 रोड शो किया, दूसरे फेज में 8। इसके अलावा ओवैसी, सीएम योगी जो थे उन्होंने भी कई रैली की वहां पर जाकर, और वहां पर जाकर सीएम योगी को जिस तरीके का प्यार मिला है, उनका जो स्ट्राइक रेट रहा है वो भी बहुत तगड़ा रहा है। तकरीबन 87% स्ट्राइक रेट रहा है सीएम योगी का वहां पर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लोगों ने प्यार दिया है। ओवैसी 52 रैली की, पहले फेज में 3, दूसरे फेज में 49। ओवैसी जिन्होंने कहा महागठबंधन को कि भाई हम आपके साथ देना चाहते हैं, तो वो नहीं उनको मिला। लेकिन देखिए किसने कितनी रैली की, ये देखने को मिल रहा है। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब काफी कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, वो भी सुनाते हैं। लोकतंत्र की जननी की भूमि बिहार में निवास करने वाले हर बिहारी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना जनादेश दिया है। जाति के जहर का लहर का कहर भी खत्म हुआ, उन्माद पैदा करने की मानसिकता पर भी चोट लगा, और इसके बाद भी ये लोग नहीं सुधरेंगे तो राजनीति से समाप्त हो जाएंगे। स्वाभाविक रूप से जब नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। तो औपचारिकता पूरी की जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले 2-4 दिनों में आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात सामने आ जाएगी, मिल जाएगी कि कैसे क्या होना है या क्या कैसे हुआ। 2-4 दिन में हम सब लोग उस परिणाम तक पहुंच जाएंगे। बिहार वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमें एनडीए को इतनी भारी बहुमत से जितवाया। हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुत बहुत बधाई। सभी के छत्र छाया में हम लोग चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, और ये सफलता हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, और सभी लोगों को लग रहा है। सिर्फ हम ही लोग ने जीत के आए हैं, इसलिए जो हमारे समर्थक हैं, जो हमारे एनडीए परिवार के लोग हैं, बिहार के सभी लोग खुश हैं। इस रिजल्ट से बहुत अच्छा माहौल बना है। नहीं, देखिए हमारे डबल इंजन की सरकार, जो हमारे 5 घटक दल के नेता थे, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, जो 5 दल का गठबंधन था, और कार्यकर्ता नीचे तक एकजुट थे, और निश्चित रूप से हर तबके को विकास का लाभ मिला है, और उसका प्रतिफल है कि इतना बड़ा माइंडेड मिला है। आश्वासन नहीं, काम किए हैं, काम के बदले ये इनाम मिला है। विकासवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करने का ये परिणाम है। इसीलिए आज इतना सुंदर विलक्षण रिजल्ट है। तमाम बिहार वासियों को दिल की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए,
रिजल्ट सचमुच चौंकाने वाला है। हम लोगों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा परफॉर्मेंस हमारे गठबंधन का, अब तो मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, मैं था पोलिंग के अंतिम समय तक मैं था कांग्रेस में, तो रिजल्ट सचमुच हम लोगों के लिए भी चौंकाने वाला है। परिवार में महातूफान, लालू के घर से रोहिणी को नमस्ते। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू परिवार और राजनीति से नाता तोड़ लिया है। रोहिणी आचार्य ने भावुक होकर मीडिया के सामने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं। वही बहन रोहिणी के दर्द पर तेज प्रताप का गुस्सा भी फूटा है। लालू प्रसाद यादव की बेटी और किडनी डोनर रोहिणी आचार्य ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर अपने दर्द को सामने रखा और दावा किया कि उन्हें पार्टी के भीतर अपमानित किया गया, गालियां दी गई और यहां तक कि चप्पल उठाकर मारने की कोशिश की गई। रोहिणी ने कहा कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान और सच से समझौता नहीं किया, इसी वजह से उन्हें बेइज्जती झेलनी पड़ी। रोहिणी ने लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ इसी वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप और बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया, मुझे अनाथ बना दिया। और दिल्ली पहुंची रोहिणी आचार्य ने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा कि सवाल पूछने पर मुझे घर से भगाया गया, कई बड़े आरोप लगाए हैं, मेरे माता पिता भी रो रहे थे। रोहिणी आचार्य ने कहा, लालू राबड़ी मेरे साथ रो रहे थे और साथ ही कहा, माता पिता मेरे साथ हैं और मैंने सवाल पूछा तो कहा ससुराल जाओ। तो रोहिणी आचार्य दिल्ली पहुंची और अपने दर्द को बयां किया, कहा मुझे भगाया गया, मुझे घर से बेघर किया गया, मुझे अनाथ कर दिया गया। रोहिणी आचार्य ने कहा, मेरे माता पिता यानी कि लालू राबड़ी भी मेरे साथ रो रहे थे, मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, मुझे गंदी गालियां दी गई, मेरे ऊपर चप्पल तक उठाई गई। रोहिणी, आप क्या आराम से, इजी थोड़ा शीशा, आपका आपने एक बयान दिया जिसको लेकर कई सवाल इजी आराम से क्या बोले आवाज में, जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं जी। क्या बोलना चाहिए? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है, परिवार चप्पल चलाया गया, गालियां दी गई, आपने बताया, आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आपने कही, अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम आराम से रोहिणी जी, आराम से चलाया था रोहिणी जी, आप आराम से बात। आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। हम बिल्कुल पूछेंगे और पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं, आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय पीछा कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं।
बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके, उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक, थैंक यू। तो भाई लालू यादव के परिवार में क्या कुछ हो रहा है, कैसे रोहिणी आचार्य देखिए कितनी भावुक को नजर आई, वो हमने आपको सुनाया। क्या कुछ कहा लालू फैमिली में चप्पल कांड, लालू की बेटी रोहिणी का विस्फोटक खुलासा, एक बेटी और एक बहन को जलील किया क्या और कहा कि शादीशुदा महिला एक माँ को जलील किया गया, एक बेटी एक बहन एक माँ को जलील किया गया, मुझे गंदी गंदी गालियां दी, किसने दी आखिर ये गालियां, ये बहुत सारे सवाल इसके बाद उठते हैं। मारने के लिए चप्पल उठाई गई, ये कहा है रोहिणी आचार्य ने। उसके साथ ही मैं अपने आत्मसम्मान के साथ मैंने कोई समझौता नहीं किया, इसीलिए मैं वहां से चली आई, सच का समर्पण नहीं किया। तो आप देख सकते हो कि आचार्य रोहिणी ने कैसे अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सिर्फ मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी, और साथ ही साथ कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आ गई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ कर दिया गया, इतनी बड़ी बात कही है, मुझे अनाथ बना दिया गया। अब आप सोच सकते हो कि कुछ तो ऐसा हुआ है लालू परिवार में, जब उसी परिवार की बेटी कह रही है कि आप सब मेरे रास्ते के बीच में ना आए, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। ये वही बेटी है लालू यादव की जिन्होंने अपनी किडनी दी थी, अपनी किडनी देकर अपने पिता की जान बचाई थी। देखिए लालू फैमिली में कलह का कौन कौन किरदार है। नंबर 1 तेजस्वी यादव पर बड़े आरोप अब तो खुद लगाते हैं। उसके बाद देखिए संजय यादव, जिनको कई बार जयचंद तक कह चुके हैं। इसके अलावा एक और नाम रमीज, कल आपने सुना होगा, आज भी सुना। रोहिणी आचार्य घर छोड़कर सिंगापुर गई, पहले ही परिवार से निकाले जा चुके हैं तेज प्रताप यादव। तेजस्वी को भड़काने का आरोप रमीज पर, तेजस्वी को बरगलाने का आरोप संजय यादव पर, और बहन को गाली देने का आरोप तेजस्वी यादव पर लगा है। और इसके अलावा कब्जे की जंग है, लालू फैमिली में शुरू होगी कब्जे की जंग। तेज प्रताप यादव चुनाव हार गए। अब आप इससे थोड़ा समझने की कोशिश करिए कैसे परिवार में फूट डली हुई है। सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा, ये भी आप एक लॉजिक, इसीलिए कह रहे हैं कब्जे की जंग। तेज प्रताप यादव को अब नए घर की तलाश होगी। तो ये जो नए घर की तलाश है, इसके बाद अब क्या कुछ और देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से कलह हो रहा है लालू यादव की प्रॉपर्टी पर, अब विवाद शुरू होगा क्या पूरा मामला ही इसी से जुड़ा हुआ है जो अब खुलकर सबके सामने आ रहा है। बहुत सारे सवाल हैं। अब देखिए तेजस्वी रोहिणी और चप्पल कांड, तेजस्वी ने खोया अपना आपा, ये जो इनसाइड स्टोरी है इसकी बता रहे हैं। बड़ी बहन की तरफ चप्पल फेंकी, सूत्रों के हवाले से खबर यही है जिसका जिक्र खुद रोहिणी आचार्य ने किया। बड़ी बहन रोहिणी को अपशब्द कहे तेजस्वी यादव ने गुस्से में, ये भी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। और उन्होंने खुद कहा मेरा अपमान किया गया, मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई, परिवार और पार्टी से नाता तोड़ा। इसके बाद रोहिणी आचार्य ने उन्होंने कहा कि मुझ जैसी बहन बेटी तो हो ही ना, क्यों सारी जिम्मेदारी बेटी ही ले, बेटे को करने देना चाहिए। किडनी उन्होंने दी तो उसके लिए बोला तुमने अपनी गंदी किडनी दी, इतने पैसे लिए, बहुत सारी बातें जो उन्होंने जिसका खुलासा किया। तेजस्वी के करीबी संजय और रमीज पर निशाना भी साधा गया है कि उन्होंने उकसाया है, बरगलाया है तेजस्वी यादव को। सवाल पूछने पर चप्पल से मारा, गालियां दी, रोहिणी आचार्य ने यह कहा है। और साथ ही साथ रोहिणी आचार्य ने कहा हमें हार की समीक्षा करनी चाहिए, हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक बहुत बड़ी वजह है जिस तरीके से हार का सामना किया हमें संजय यादव को लेकर पार्टी कार्यकर्ता, हम तुम्हारी वजह से चुनाव हार गए, ये तेजस्वी यादव ने कहा है रोहिणी आचार्य को। हम तुम्हारी वजह से चुनाव हार गए, हम लोगों को तुम्हारी हाय लग गई, ये इसका समझेगा। हमें हार की समीक्षा करनी चाहिए जब रोहिणी आचार्य ने इस बात को कहा। हमें संजय यादव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध का जवाब देना चाहिए, ये बातें रोहिणी आचार्य ने कही। लेकिन इस बात पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा, हमें तुम्हारी हाय लग गई, हमें तुम लोगों की हाय लग गई। यही बात पार्टी परिवार के और लोग कह रहे हैं, चाहे तेज प्रताप यादव हो चाहे रोहिणी आचार्य हो। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव को बरगलाया जाता है, उनको उनके साथ कानाफूसी की जाती है, उनको पूरा परिवार के खिलाफ किया जाता है, और ये काम संजय यादव करता है जिसे जयचंद का नाम दे रखा है। तेजस्वी का गुस्सा रोहिणी पर क्यों फूटा? सितंबर में विवाद के बाद सिंगापुर चली गई रोहिणी। चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी ने रोहिणी को वापस बुलाया था
और छपरा की अलग अलग सीटों पर रोहिणी जाना चाहती थी। रोहिणी को प्रचार के लिए सिर्फ राघोपुर जाने दिया गया। काउंटिंग से पहले रोहिणी ने तेजस्वी को गुड लक भी बोला था। सबने देखा होगा, तेजस्वी ने रोहिणी को इसका कोई जवाब नहीं दिया था, जबकि बुलाया प्रचार के लिए ही था। चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर रोहिणी पर इसका ब्लेम डाला गया। तो जाहिर है क्यों इस बात को सहन करेंगी रोहिणी। परिवार के विवाद की बात सार्वजनिक करने का आरोप भी रोहिणी पर लगा है। परिवार के विवाद से चुनाव में गलत संदेश गया, ये रोहिणी को पॉइंट आउट किया गया, जिसकी वजह से हम हार गए क्योंकि हमारे परिवार में आपसी फूट है। सितंबर में विवाद के बाद सिंगापुर गई। लगातार 2 बार फेल हुए तेजस्वी यादव। देखिए तेजस्वी यादव पर क्यों इतने सवाल उठ रहे हैं लालू फैमिली में। 2020 के चुनाव में पार्टी हारी, सरकार नहीं बन सकी। 2025 में पार्टी की सबसे बड़ी हार आरजेडी की अब तक की हुई है। कैसी छीछालेदर हुई हर कोई देख रहा है। तेजस्वी के अलावा परिवार को प्रचार से दूर रखा गया। परिवार को सिर्फ दानापुर राघोपुर तक ही सीमित रखा गया। उसके अलावा कहीं और परिवार का कोई भी प्रचार करने नहीं पहुंचा। यूपी के बलरामपुर का रहने वाला हत्या समेत 9 FIR दर्ज। ये रमीज नेमत कौन है? रोहिणी, तेजस्वी और जयचंद, बाहुबली रिजवान जहीर के दामाद, सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर जिसके दामाद है रमीज नेमत, और 2 साल से तेजस्वी की टीम का हिस्सा है। और इन पर यही आरोप लगा है कि ये तेजस्वी को बरगलाते हैं, भड़काते हैं, चाहे संजय यादव की बात करें या बात करें रमीज नेमत की। और यही आरोप है। और ये मामला इतना बढ़ गया कि जो परिवार की फूट है, जो परिवार के आपसी विवाद हैं, वो खुलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि बेटी को घर छोड़कर भी जाना पड़ रहा है। अब देखना होगा इस फैमिली ड्रामा में और क्या कुछ देखने को मिलता है। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लालू परिवार का जो ये फैमिली ड्रामा देखने को मिल रहा है, ये वाकई में ऐसा लगता है कोई फिल्म चल रही हो, लेकिन ये असल में ये ड्रामा चल रहा है लालू परिवार में। इसके बाद कई सारे सवाल उठते हैं। पहले तेज प्रताप अलग हुए, अब रोहिणी ने भी नाता तोड़ दिया है। और अब जो है लालू यादव क्या करेंगे? ये 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहले तेज प्रताप, अब रोहिणी ने नाता तोड़ा। लालू यादव क्योंकि जो मुखिया हैं घर के, अब वो क्या कुछ फैसला लेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सबकी निगाहें इसलिए भी क्योंकि ये जो पूरा विवाद है, घर में जो फूट है, घर की जो बात है, ये जग जाहिर हो चुकी है। तो इसके बाद जो है, उसके बाद अब नजर सबकी यही है कि लालू यादव क्या करेंगे। देखिए लालू के परिवार में महातूफान बचा हुआ है। लालू यादव, राबड़ी देवी, जिनके बच्चे आप देख सकते हैं, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य। एक को तो परिवार से बेदखल कर दिया, एक ने परिवार से नाता तोड़ दिया है। यानी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ दिया है और तेज प्रताप को घर से बेदखल कर दिया गया है। कुछ महीने पहले की बात है, तकरीबन 25 मई की, अगर हम गलत नहीं है तो। और उस टाइम पर बेदखल करने की बात तेज प्रताप यादव को की गई थी। तभी से तेज प्रताप यादव में एक बगावती सुर देखने को मिलता है। तेज प्रताप यादव बार बार बगावत करते हुए भी नजर आते हैं और अपने परिवार के लिए काफ़ी कुछ बोलते हुए भी तेज प्रताप नजर आते हैं। तो फिलहाल लालू परिवार में जो कुछ भी चल रहा है, उसमें आगे और क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि लालू परिवार में यानी कि आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है।